देखो जो पीडीएफ ग्रुप में गया है उसका एक्स लिमिटेड वाला सम्स है ये, जो कि सीबीएसई का बुक में सबने 45 दिया हुआ है। पहला सम पीडीएफ का क्या दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड दिया है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017। मतलब जो 31 मार्च 2018 है वो हमारा क्लोजिंग डेट है और जो 31 मार्च 2017 है वो हमारा ओपनिंग डेट है। तो हम लोग को क्लोजिंग ओपनिंग इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया है। शेयर कैपिटल 17 लाख से 19 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल दिया है। बैलेंस शीट के बाहर में नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिया है। ये सब क्या गिर रहा है, सब क्या है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल का हम लोग को ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज हम लोग को दिख रहा है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में नीचे में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है 12% डिवेंचर। ठीक है, जो लोग ना रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं उनको क्या करना है ना, इसका प्रिंट आउट जरूर कर लेना है। अदरवाइज एक ही फोन में तुम एक बार पीछे देखोगे क्वेश्चन, फिर एक बार वीडियो देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर्स कितना दिख रहा है, 4 लाख से 5 लाख हो गया। 12% ओपनिंग 2017 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जिसका नोट बना के दिया नीचे में नोट नंबर 3 बैंक ओडीओ, उसमें 1,75,000 से 1,70,000 हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देख पा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में हम लोग को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नंबर 5 बना के दिया है। मशीनरी का कॉस्ट है 26 लाख 20 लाख, मतलब 20 लाख से 26 लाख हो गया कॉस्ट। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। और ये जो 19 लाख और 24 लाख दिख रहा है वो डब्ल्यूडीवी है। ठीक है, तो जब तुम लोग प्रिंट आउट करवा लेना किताब से करना तो इसको डब्ल्यूडीवी मार्किंग कर लेना। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिया हुआ है 3 लाख 3 लाख से 2 लाख हो गया और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट भी थोड़ा देख लेते हैं। 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया था 1 अप्रैल 2017 को एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2017 को डिवेंचर इशू किया था 1 लाख का। और ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसका कॉस्ट कितना था 80,000, जिसमें आज तक कितना डिडक्शन हो चुका था 40,000, उसको हम लोगों ने 10,000 का गेन मतलब प्रॉफिट में बेच दिया है। तो स्टार्ट करते सम बनाने के लिए हम लोग 1.5 पेज का जगह छोड़ देंगे। 1.5 पेज का जगह छोड़ के सबसे पहला वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वर्किंग नोट 1, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, date, particulars, amount, date, particulars, amount। चाहे तो एक जर्नल फोलियो को भी ऐड कर लो, जर्नल फोलियो। तो ये लेजर का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस बैठा देंगे। देखो 31 मार्च, दो डेट दिया हुआ है यहाँ पे, एक 31 मार्च 2017, एक 31 मार्च 2018। मतलब लिख देंगे 2017 अप्रैल का 1 तारीख। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। इसलिए लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस देखो क्वेश्चन में 1,65,000 दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स चेक करो, 1,65,000 दिया है। और उल्टा तरफ में नीचे की तरफ में लिख देंगे 2018 मार्च 31 क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपया। तो बाई बैलेंस बीडी 1,65,000, टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपया। तो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो, हमने क्लास में सम्स करा था, इसमें तुमको बता दिया था अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो जो ओपनिंग पीएफटी है वही हो जाएगा टैक्स पेड।
तो 2018 मार्च 31 का डेट लिख के यहां लिख देंगे टू बैंक। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन सब के बारे में। नीचे डैश देके टैक्स पेड, बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, क्या लिख रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, ठीक है। 1,65,000 यही ओपनिंग बैलेंस को पुट कर दो 1,65,000। अब इस लेजर को अगर हम बैलेंस करते भी है तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आएगा बाई पीएल। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या बन जाता है, बाई पीएल। ये हम लोग पहला ही दिन जब हम लोगों ने लेजर बनाना सीखा था इस चैप्टर का, तभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो उसको हम लोग लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने से भी चलेगा। नीचे डैश देके लिख देंगे ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर, जो कि आएगा 2 लाख। ऐसा करने से हम लोग का पीएफटी का लेजर हो गया कंप्लीट, और हम टोटल बैठा देंगे 3,65,000। ये हो गया हम लोग का पहला वर्किंग नोट 1, फर्स्ट वर्किंग नोट। अब बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 के नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट 2, जो कि बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम लोग का बनेगा वर्किंग नोट 2। तो वर्किंग नोट 1 खत्म, वर्किंग नोट 1 के नीचे बना देंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, तो फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं, एकदम छोटा सा लेजर मतलब बनेगा ये वाला, क्योंकि देखो हमने तुमको एनपीबीटी निकालने का बहुत डिटेल में सिखाया, 2 ही एग्जांपल सिखाया था, बट उसमें बहुत कुछ था। इसमें इतना कुछ है ही नहीं, ना इसमें जनरल रिजर्व है, ना इसमें कोई डिविडेंड है, ना इसमें इंटरिम डिविडेंड है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। फिर भी क्योंकि पहला सम है तो हम लोग थोड़ा लिख लिख के करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, तो ध्यान से देखो नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल तुमको दिख रहा है 6 लाख। याद रखना क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट नंबर 1 में तुम देखो, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, उससे हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 में सबको देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल दिया हुआ है 3 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, उससे ओपनिंग बैलेंस लेस कर देंगे। इस सम्स को आज के आज जरूर से 2 बार बनाना है। आज तुमने इस सम को अगर 2 बार बना दिया तुम्हारा कैश फ्लो में ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगा, ये कंफर्म है। नहीं बनाया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लोजिंग से ओपनिंग लेस करते हैं, इसका एक फॉर्मेट है। इसका क्यों का आंसर एक दिन क्लास में पूरा डिटेल में बताए थे हम। पीएल बनता है, पीएल से नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जाता है पीएल एप्रो में। जिस जिस बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा होता है वहां पे प्रॉफिट जाता है पीएल एप्रो में। तो पीएल एप्रो का लेजर नहीं बनता है कंपनी अकाउंट्स में, बट स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है। तो पीएल एप्रो का में जब नेट प्रॉफिट गया, ये नेट प्रॉफिट पीएल एप्रो में गया, तो नेट प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड देते हैं, ठीक है। मान लो नेट प्रॉफिट गया 100, डिविडेंड दिए उसमें से 20, तो क्लोजिंग कितना 80। ये एक तरीका समझ में आया।
अब सोचो तुमको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डिविडेंड पेड 20 दिया है, और ये भी बता दिया है कि पीएल अप्रो का ओपनिंग बैलेंस मान लो 30 था, मान लो 30 था, तो ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, अब तुमको बैक कैलकुलेशन पता करना है। तो क्लोजिंग में डिविडेंड क्या करेंगे, ऐड, और ओपनिंग क्या करेंगे, लेस, या फिर क्लोजिंग लेस ओपनिंग ऐड दिस, बात बराबर है ना। क्लोजिंग ऐड दिस 80 प्लस 20 माइनस 30, मतलब 30 तो माइनस हो ही रहा है, या फिर 80 माइनस 30 प्लस 20, तुम देखो 5 माइनस 3 प्लस 2 या 5 प्लस 2 माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 माइनस 30 मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस 20, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ये और थोड़ा डिटेल में बताए थे लास्ट क्लास, ठीक है, करते हुए समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल 3 लाख, तो ड्यूरिंग द ईयर जो फिगर आया ये हो जाएगा इंक्रीज इन पीएल। इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट भी लिखवा दिए कॉपी में। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल उससे लेस करते ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, उसमें ऐड करते 3 आइटम। वो 3 आइटम क्या क्या है, ध्यान से देखो। पहला आइटम है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सबके फॉर्मेट देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है? अगर जनरल रिजर्व होगा तो वो नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखेगा। रिजर्व एंड सरप्लस एक ब्रॉड हेडिंग होता है, रिजर्व एंड सरप्लस एक ब्रॉड हेडिंग होता है जो आता है लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में मेजर हेड होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व। जितना तरह का प्रॉफिट है कंपनी का, जितना प्रॉफिट है वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। ऑल प्रॉफिट्स रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है। मेजर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारा प्रॉफिट। तो अगर जनरल रिजर्व होता तो वो पीएल के साथ नोट नंबर 1 में दिखता, बट नहीं है, क्योंकि ये पहला सा मैं थोड़ा लिख लिख के कर रहे हैं, तो लिख दो ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नील। फॉर्मेट लिखवाते समय हमने तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा दिया, सब कुछ एक साथ एक सम में नहीं आ सकता, तब सम 15 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन हम फॉर्मेट में सब कुछ लिखवा दिए। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इस सम में नहीं है तो नील लिख दिए। मान लो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, तुम घर पे सम बना रहे हो, ठीक है, तुम घर पे मान लो तुम खुद से थोड़ा ट्राई कर रहे हो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है, ओपनिंग 30 क्लोजिंग 40, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांसफर हुआ, 10। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में 10,000 लिख देते अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है तो नील लिख दिए। इसके बाद हमने तुमको सिखाया था प्रपोज डिविडेंड, मतलब डिविडेंड उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस खाली कंसीडर करते हैं और क्लोजिंग को इग्नोर कर देते हैं, ये सारा बात याद रखना है। तो प्रपोज डिविडेंड अगर रहेगा भी तो कहां दिखेगा, हमेशा बैलेंस शीट के बाहर। तुम एक दो सम थोड़ा नीचे जाके देखो, पीडीएफ में तुमको दिखेगा प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया रहता है, बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास का सम से आएगा। तो प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है एडजस्टमेंट में, तो नील। इसके अलावा एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड भी बहुत बार दिया रहता है, इस सब में नहीं है तो नील। तो जनरली ये 3 आइटम ही ऐड होता है, तो नील नील नील, तीनों को नील को जोड़ के नील। तो 3 लाख में नील जोड़ेंगे तो 3 लाख, इसको हम लोग बोल देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग कौन सा फिगर लेते हैं, देखो लेजर बनाए थे ना प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट 1 में, वर्किंग नोट 1 में प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाए थे, वही फिगर लेना है जो पीएफटी का लेजर में बाई पीएल बोल के आया है। तो बाई पीएल बोल के कितना आया है, 2 लाख, तो 3 लाख में 2 लाख ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, ये इसका लॉजिक भी हम तुमको बताए थे प्रीवियस क्लासेस में। 3 लाख और 2 लाख जोड़ने पे एनपीबीटी दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 5 लाख। ये हो गया हम लोग का वर्किंग नोट 2। अभी अप फ्रंट तुम्हारा जो भी एग्जाम है, जितना भी कैश फ्लो कराएं, उसको एग्जाम में जाने से पहले 3-3 बार करके जाना। डेफिनेटली एग्जाम में कैश फ्लो का 90% सम तो तुम बना ही लोगे, और थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे, अटेंटिव रहोगे, ध्यान से ये 2 सम भी सीख लिए तो पूरा कैश फ्लो का सम बन जाएगा।
मतलब कुछ भी अंदर से आ सकता है ना, पूरा भी आ सकता है 6 मार्क्स का छोटा सम, ठीक है 6 मार्क्स का है, पूरा भी आ सकता है, पूरा करके जाना है, तुम जो छोड़ के जाओगे वही आ जाएगा, कुछ छोड़ के मत जाना। वर्किंग नोट 1 एनपीवीएफटी का लेजर बना लिए, वर्किंग नोट 2 एनपीबीटी, बीच में से भी पूछ सकता है उठा के, दो लेजर बना, दो वर्किंग बना लिए। अब हम लोग जाएंगे मेन सम में, जिसके लिए हम लोग 1.5 पेज का जगह छोड़े थे, तो 1.5 पेज का जिसका जगह छोड़े थे उसका टॉप मिडल में हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, टॉप मिडल में हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, और पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम, डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट होगा, सब बताएंगे लाइन बाय लाइन। हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आज के आज घर जाके ये सम 2 बार बनाना, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास आना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक बार देख के बनाना, एक बार बिना देखे बनाना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स 3 अमाउंट का कॉलम, और क्योंकि पहला सम है ना, थोड़ा फॉर्मेट देख देख के लिखना, कल फॉर्मेट लिखवाए थे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो अंडरलाइन करना चाहे तो कर देना, तो गंदा हो जाता है कॉपी तो मत करना, एडवाइजर मत करो, फिर तुम लाइन में ड्रॉ करोगे तो ब्लैक। ये हेडिंग है, 2 बूंदी दे दिए, मतलब वो उसके अंदर निम्नलिखित आइटम आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट देख देख के, अगर फॉर्मेट नहीं है कल का फॉर्मेट का फोटो ले लो, फोटो को सामने रखो, पहला 2-3 सम तुमको थोड़ा फॉर्मेट देख के बनाना ही पड़ेगा, फिर कभी फॉर्मेट नहीं देखना पड़ेगा। एटलीस्ट पहला एक सम फॉर्मेट देख के, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो हम पेपर लीक कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या होता है तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, तुमको बस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ध्यान रखना है। ये कितना आया था, 5 लाख, तो सेकंड कॉलम में लिख देंगे अमाउंट का सेकंड कॉलम, ध्यान से देखना, ये हमारा एडजस्टमेंट का कॉलम है जो ऑपरेटिंग में यूज होगा, ये हमारा कंप्यूटेशन का कॉलम है जो सम्स करने के काम आएगा, और ये फाइनल कॉलम है जिसमें अमाउंट जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें कल का फॉर्मेट जो हमने लिखवाया था उसमें मैंने तुमको लिखवा दिया था, इसमें आता है डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट के नाम पे एक मशीनरी दिया हुआ है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है, जिसके लिए हम लोग चले जाएंगे वर्किंग नोट में और बनाएंगे वर्किंग नोट 3। पहले के क्लासेस में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास सीखा था कैसे लेजर बनाना पड़ता है, कैसे हम लोग फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाते हैं, बोथ अंडर ग्रॉस मेथड एंड नेट मेथड। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कोई ग्रॉस मेथड और नेट मेथड को कम से कम 2-2 बार तो रिवाइज किया होगा घर पे, एटलीस्ट कम से कम 2 बार, ऐसा मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हमारा अभी टारगेट है हमको डेप्रीशिएशन निकालना है, ठीक है। हम लोग सिखाने को देखो तुमको दोनों सिखा दिए, क्लियर, तुम किसी से भी कर सकते हो, बट बहुत बार क्या होता है सीबीएसई का बीच वाला सम पूछ लेता है और बोलता है प्रिपेयर लेजर, तो चैप्टर है कैश फ्लो बट कैश फ्लो से क्वेश्चन नहीं पूछ के लेजर से पूछ लेता है, तो तुमको लेजर भी आना चाहिए, तो तुमको ग्रॉस मेथड भी आना चाहिए और नेट भी आना चाहिए, करते करते हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है।
वर्किंग नोट 3 हम लोग क्या हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन फॉर डेप्रीशिएशन। देखो नेट मेथड कराते समय हमने तुमको डेप्रीशिएशन निकालना सिखाया था स्टेटमेंट बना के, और ग्रॉस मेथड में लेजर बना के, और दोनों बात क्लास में बता दिया था कि सेम है। ग्रॉस मेथड में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाए थे और बाय डेप्रिसिएशन निकाले थे, और नेट मेथड में सेम चीज स्टेटमेंट बना के निकाले थे। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना के निकाल लेते हैं पर्टिकुलर्स और एकमात्र अमाउंट का कॉलम। हम लोग को डेप्रीशिएशन निकालना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्शन हुआ। हम लेजर बना के भी निकाल सकते थे हम लोग, अभी रिक्वायर्ड नहीं, जैसे जैसे दरकार पड़ेगा वैसे वैसे वर्किंग बनाएंगे। जब रिक्वायर्ड पड़ेगा तब मशीनरी का लेजर बनाएंगे, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। अभी ध्यान दो इस पे, हम लोग क्या निकाल रहे, क्या चीज का हेडिंग दिया, डेप्रीशिएशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सब कोई देखो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 5 शायद, ध्यान से देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जिसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो कि नोट नंबर 5 में दिख रहा है, बैलेंस शीट के नीचे जो नोट नंबर 5 दिया है, कितना दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिख रहा है, अरे यार कहां चला गया, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो कॉस्ट से माइनस हुआ, वो नेगेटिव नहीं है, वो दिखावे के लिए बस माइनस करके दिखाया गया है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। परफेक्ट, तुम लोग सही बता रहे थे, हमें ध्यान यही दिए, मेरा फोन थोड़ा लैग कर गया, पुराना हो गया है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना, 2 लाख। उससे लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस वहीं तुमको दिखेगा, ठीक उसके बाजू में ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना, 1 लाख। और एकदम देखते रहना, जो क्लास में कराए थे हमने तुमको पहले ही बोल दिया था, कैश फ्लो ये मेरे ख्याल से 5वां क्लास है आज कैश फ्लो का, तो हमने पहले ही बताया 4 क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 क्लास में जो ग्रॉस मेथड और नेट मेथड कराए थे, कंप्यूटेशन कराना सीखे थे, तो ध्यान से देखो, उसमें ऐड कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन एसेट सोल्ड या मशीनरी सोल्ड। एडजस्टमेंट में सबको देखो, एक मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 80,000, खरीदारी दाम 80,000, उसमें आज तक कितना डेप्शन हो चुका है, 40,000। तो यही है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। तो अभी स्टूडेंट का एक डाउट आ गया, वो वीडियो में तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका आवाज हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। वो बोल रहा है कि सर मेरा कॉपी में ना उल्टा लिखा हुआ है, मेरा कॉपी में पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, फिर लिखा है ऐड एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑन मशीनरी सोल्ड, और फिर लिखा हुआ है लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर हम उसको समझा रहे हैं कि देखो 5 + 3 - 2 या 5 - 2 + 3 एक ही होता है ना। तुम पहले लेस करो या ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कॉपी में तुम देखो, थोड़ा 2-3 पेज पीछे देखो, तुमको दिखेगा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐड एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑन मशीनरी सोल्ड, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिगर घुमा फिरा के एक ही आएगा। तो कितना आ रहा है, 1,40,000। अब जिनको नहीं समझ में आया, जिनका क्लास मिस था किसी कारण से, ध्यान से सुनो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, इसका दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लास 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन टिल द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना, 2 लाख, और साल की शुरुआत में कितना, 1 लाख। तो साल की शुरुआत में टोटल डेप्रिसिएशन 1 लाख था, जो एसेट सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन को हम लोग एक्यूमुलेटेड का डेप्रिसिएशन का बैलेंस से हटा देते हैं, है ना। तुम ऐसा समझो, 1 लाख का बैलेंस था भाड़ में, उसमें से 40,000 हटा दिए, तो भाड़ में कितना बचा, 60,000।
फिर भी साल का एंड में टोटल कितना दिख रहा है 2 लाख, तो भाड़ में इंक्रीज कितना हो गया 1,40,000। तो यही हो जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तुम इसको लेजर बना के भी कर सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। कौन सा मेथड से है? देखो क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा ग्रॉस मेथड नेट मेथड, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, सीबीएसई में बीच का क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है और बोल देता है कैश फ्लो का चैप्टर से प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है। उस केस में हमको ध्यान देना है कि अगर हमको पूछ रहा है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो हमको ग्रॉस मेथड बनाना है। बोल रहा है एक ही लेजर में सब बना दो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो नेट मेथड बना देंगे। यहां पे मेन सम में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम ग्रॉस से करते तो क्या होता, लेजर बनाना पड़ता, चीज तो वही है। तो ये आगे हम लोग का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स को इनर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे 1,40,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबको ही फॉर्मेट देखते रहना। सेकंड आइटम फॉर्मेट में लिखा है कि कोई भी तरह का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसमें पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट अगर राइट ऑफ हो जाए, अमोटाइज हो जाए, तो जितना राइट ऑफ होगा जितना अमोटाइज होगा ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस बैलेंस शीट का एसेट साइड में कोई भी तरह का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है? गुडविल है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कोई भी तरह का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लीगल राइट्स, कोई भी तरह का इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट अगर राइट ऑफ हो जाएगा तो जितना राइट ऑफ होगा उतना ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे अमोर्टाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट आइटम हम लोग लिख देंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जिसको गुडविल रिटन ऑफ भी लिख सकते हैं। तो कितना राइट ऑफ हुआ? ध्यान से देखो, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना हो गया? ओपनिंग 1,00,000 था, क्लोजिंग कितना हो गया? ध्यान से देखो, यही तो गड़बड़ है। ओपनिंग 3,00,000 था, क्लोजिंग 2,00,000 हो गया। 3,00,000 से 2,00,000 हो गया तो 1,00,000 से राइट ऑफ हो गया। नोट नंबर 6 में लिखा हुआ है 3,00,000 से 2,00,000 हो गया तो 1,00,000 राइट ऑफ हो गया, तो लिख दिया अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। क्लियर? अब देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ध्यान से देखो, डिवेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर 2 में दिया है 4,00,000 से 5,00,000 हो गया, 4,00,000 से 5,00,000 हो गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 बढ़ गया। अब जो बात बता रहे ध्यान से सुनो, आगे आने वाला सब सम में काम आएगा। डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस था 4,00,000, क्लोजिंग हो गया 5,00,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ताजा ताजा फ्रेश कितना डिवेंचर इशू किया कंपनी? 1,00,000। तो 4,00,000 का डिवेंचर तो साल के शुरुआत से था, इसके ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट। लेकिन जो 1,00,000 रुपया का ताजा डिवेंचर इशू किए, अगर वो साल के शुरुआत में इशू किए तो उस 1,00,000 के ऊपर भी पूरा साल का इंटरेस्ट। अगर वो साल के शुरुआत में इशू कर दिए तो उस 1,00,000 के ऊपर भी पूरा साल का इंटरेस्ट। अगर बच्चे का जन्म साल के शुरुआत में हो गया था तो खर्चा तो पूरा साल का होगा ना भाई, समझ में आ रहा है? अगर डिवेंचर वाज इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो वो न्यू डिवेंचर, फ्रेश डिवेंचर पे पूरा साल का इंटरेस्ट। लेकिन वो 1,00,000 का डिवेंचर अगर बीच में इशू हुआ है 6 महीना के बाद, तो अदर 6 महीना के लिए इंटरेस्ट, नेक्स्ट 6 महीना के लिए इंटरेस्ट। और वो 1,00,000 का डिवेंचर अगर साल के एंड में इशू हुआ है तो उस नया डिवेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? अगर नया डिवेंचर इशू हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो उसके ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट, मिडिल में इशू हुआ तो 6 महीना, साल का एंड में तो नो इंटरेस्ट। डेट दे देगा तो डेट के अकॉर्डिंग, मान लो 15 सितंबर को नया डिवेंचर इशू हुआ, 31 मार्च ईयर एंडिंग है, तो 15 सितंबर से 31 मार्च तक कितना गिन लो, 3.5 महीना होता है, 3 महीना, 6.5 महीना, तो 6.5 महीना का इंटरेस्ट। डेट बोल देगा तो डेट के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं बोलेगा तो अजम्पशन लिख देंगे। अगर अजम्पशन नहीं लिखा तो 2 मार्क्स काट लेना चाहिए। अगर एग्जाम में कुछ बोला नहीं है, डेट वेट नहीं बोला, तो अजम्पशन क्या लिखेंगे?
It is assumed that debentures were issued at the beginning of the year and hence interest will be calculated on closing balance. अगर डिवेंचर इशू हुआ है बिगनिंग में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस पे. लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 5 लाख के अंदर 4 लाख भी है और 1 लाख भी है. अगर डिवेंचर इशू हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग बैलेंस पे. इफ द डिवेंचर्स आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग पे, और अगर इशू हुआ है एंड में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग पे. तुम देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में साफ साफ बोल दिया है कि डिवेंचर कब इशू हुआ था, 1 अप्रैल 2017. मतलब इंटरेस्ट 4 लाख पे लगेगा कि पूरा का पूरा 5 लाख. इस 5 लाख में 4 लाख पुराना वाला है और 1 लाख नया वाला है. ये 1 लाख भी साल के शुरुआत में इशू हुआ था, इसलिए 4 लाख के ऊपर भी 12 महीना का इंटरेस्ट और 1 लाख के ऊपर भी 12 महीने का इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल दिया, 12%. तो हम लोग सीधा कैलकुलेट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5 लाख का 12%. देखो समझ तो घर जाने के बाद आएगा जब 2 बार सम बनाओगे. ये मेरा गारंटी है, ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है, नॉट रिक्वायर्ड. अगर दोनों का अमाउंट सेम रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 4 लाख 4 लाख तो 4 लाख पे इंटरेस्ट, तब 4 लाख पे इंटरेस्ट है ना. घर जाके अगर सम बना लिए डेफिनेटली समझ में आएगा. अगला दिन से और तकलीफ बढ़ जाएगा अगर सम बनाए चले आओगे. समझ में आ रहा, 2 बार 5 लाख का 12% इंटू 12/12 दैट इज 60,000. कल फॉर्मेट लिखवा दिए थे, सब कुछ लिखवा दिए थे. आगे बढ़ते हैं. ध्यान से देखो, एक मशीन सेल तो हो रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, लेकिन वो मशीन बेच के प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. ध्यान से देखो, गेन क्या बोल रहे हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीन को बेच के प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है. अगर लॉस होता तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आता है यहाँ पे, इस सम में नहीं है. तो हम लोग क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम सम बना रहे हैं तो अभी सीखने के लिए लिख देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है इस सम में. होगा तो कहां दिखेगा, बैलेंस शीट के बाहर. लॉस थोड़ी ना बैलेंस शीट में दिखता है, नील. ठीक है, कलम तुम याद करवा दिया था 7 आइटम है, जिसमें देखो 4 आइटम लिख दिए. ध्यान से देखो, कलम तुमको लिस्ट भी लिखवा दिया था फिक्टिशियस एसेट का. क्या इस सम में कोई भी तरह का फिक्टिशियस एसेट अगर होगा तो कहां दिखेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में दिख सकता है, नेगेटिव नहीं है. अदर करंट एसेट में दिख सकता है, नहीं है. या फिर अदर नॉन करंट एसेट में दिख सकता है, नहीं है. तो इस सम में किसी भी तरह का फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है. 8 आइटम फिक्टिशियस एसेट्स होता है. क्या क्या होता है, पीएल डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. ये सब होता है हम लोग का फिक्टिशियस एसेट. मान लो इस सम में पीएल का डेबिट बैलेंस होता, या मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तुम बताओ, सुजल बताओ. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है जिसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 7,000 है, तो कितना राइट ऑफ हो गया ड्यूरिंग द ईयर, 3,000. देखो कितना इजी चैप्टर है, इसी चैप्टर नहीं बना आज तक. क्लियर, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ. तो इस सम में तो नहीं है ना, अगर होता तो तब ना लिखते. तो अभी के लिए लिख देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे सम तो लिखते रहो, याद भी हो जाएगा फॉर्मेट. फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ नील. 5 आइटम लिख दिए. 6th आइटम क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉड. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स. ये जब भी रहेगा एडजस्टमेंट में बोलेगा. देखो तो एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है. आगे चल के बोलेगा सम, जब हम लोग आगे बनाएंगे. तो प्रॉड या फिर प्रॉप, प्रॉड का फुल फॉर्म हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉप. तो ना प्रॉड है ना प्रॉप है, तो नील. और इसके अलावा इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, जैसे कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसा अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स. देखो इंक्रीज इन प्रोविजन चेक करेंगे, अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स. ये बात याद रखना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट हमने पहले ही कर लिया था ना वर्किंग नोट. तो उसका इंक्रीज चेक नहीं करेंगे. अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर कोई प्रोविजन है
जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इंक्रीज इन प्रोविजन चेक करेंगे, इंक्रीज इन एनी प्रोविजन, इंक्रीज इन एनी प्रोविजन जब चेक करेंगे ना, तो इसमें दो प्रोविजन चेक नहीं करेंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन दोनों का सेपरेट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट हो चुका है। तो इसमें कैसा प्रोविजन चेक करेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसा कुछ है क्या सम में? नहीं है, तो नील। तो कितना आइटम होता है ऐड में? 7 आइटम ऐड होता है। क्या हर सम में सातों रहेगा? कभी नहीं, रेयर, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। तो 3 ही आइटम था, तो जब एग्जाम में तुम लिखोगे 3 ही लिखोगे, तो 1,40,000 और 1,00,000, 2,40,000 और 60,000, 3,00,000। 5 लाख में 3,00,000 जोड़ने पे आ रहा है 8 लाख। ठीक है, अब इस देखो, इस 8 लाख सामने कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक बात दिमाग में बैठा लो, जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा वो हमेशा 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 बैलेंस शीट के बाहर दिखेगा, बिकॉज इनकम कभी बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है। बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी होता है, इनकम नहीं होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम तुमको एकमात्र आइटम दिख रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एकमात्र आइटम दिख रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि कितना दिख रहा है? 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। तो 8 लाख में से 10,000 माइनस करने पे आएगा 7,90,000, 7,90,000। एकमात्र आइटम था। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बैलेंस शीट में ढूंढ के तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है देखो फॉर्मेट में, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब तुमको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, हमेशा बैलेंस शीट के बाहर ही मिलेगा, चाहे कोई भी सम हो। तो 7,90,000 जो आया, इस 7,90,000 की पैरेलल लिख दो, ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 7,90,000। यहां तक क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक आ गया। इसके बाद मिटा के हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है तो लिखो, इसके आगे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया था? 7,90,000। इसी को हम थोड़ा ऊपर करके थोड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहां तक तुम्हारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, तुमको बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखना है और करंट एसेट में देखना है। बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखो और करंट एसेट में देखो, बैलेंस शीट का एसेट साइड देखो और करंट एसेट देखो। करंट एसेट में 2 आइटम को तुम नहीं देखोगे, वो तुम्हारे लिए इस चैप्टर में करंट एसेट नहीं है। कल हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, कॉपी में लिखा था ये बात, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड करंट इन्वेस्टमेंट। इस समय तो नहीं है करंट इन्वेस्टमेंट, आगे चल है क्या? ओ, तो इस समय करंट इन्वेस्टमेंट है इस समय। तो करंट इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार रुक जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट देखो दिख रहा है, तो जिसकी जिसके पास बुक अवेलेबल है ना वो लिख लो, पार्ट ऑफ सीसीई। करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है? सीसीई का पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से दिया हुआ जिसमें कैश इन एंड कैश एट बैंक है। तो एकमात्र आइटम हमको दिख रहा है करंट एसेट का इन्वेंट्री, जो कि 1,30,000 से 2,60,000 हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब हमने इन्वेंट्री परचेज किया, इन्वेंट्री परचेज किया मतलब कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो होगा, इसलिए इसको यहां पे क्या कर देंगे? लेस की एड, लेस कर देंगे,
लॉजिकली समझो, इन्वेंट्री 1,30,000 से 2,60,000 हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, मतलब हमने इन्वेंट्री परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, तो लेस कर देंगे। और थोड़ा सा देख लो लाइबिलिटी साइड में एक शॉर्ट टर्म बोरिंग दिख रहा है, जो बैंक ओडी है ना, देखो बैंक ओडी भले लाइबिलिटी साइड में दिया है, बट इसको हम लोग ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, तो फाइनेंसिंग में कंसिडर होगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ले देके क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ सीसी रहेगा पूरा चैप्टर में। लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं, बहुत सारा बुक है जैसे डीके गोयल, उसमें वो लोग क्या करता है, करंट इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मानता है, फिर सीसी का पार्ट नहीं मानता है, बट करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग सीसी का पार्ट मान के चलेंगे, वो भी इस बुक में एक सोल्यूशन में है। तो करंट इन्वेस्टमेंट सीसी का पार्ट है, मतलब वो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज काइंड ऑफ है। तो बचा खाली एकमात्र करंट एसेट इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तुम देखो करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, कल ये बात हम लोग लिख लिए थे, और आज हम लोग क्या लिख लेंगे कि बैंक ओडीबी भले करंट लाइबिलिटी में दिया है, फिर भी हमारा करंट लाइबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह का लोन है जिसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग में होगा। तो एकमात्र आइटम क्या है जिसका एडजस्टमेंट करना है, इन्वेंट्री, और वो क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। यहां बोलो नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखो क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, कल लिखे थे ना। देखो कल का नोट चेक करो, कल का क्लास एंड होते समय जो नोट्स लिखवाए थे, कल 2 नोट लिखे थे कि नहीं। प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इस चैप्टर के लिए हम लोग उसको करंट लायबिलिटी मान के नहीं चलेंगे, भला वो करंट लायबिलिटी में दिया है लेकिन फिर भी नहीं मानना है, क्योंकि उसको हम सेपरेट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, बस उसको पुट करना है। तो 7,90,000 में इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करेंगे 1,30,000, तो कितना आएगा, 6,60,000, और कोई चेंज नहीं था, और कोई करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, कोई करंट लायबिलिटी नहीं था, आएगा आगे वाला सम्स में। इसमें एक ही आइटम था, तो बताओ इसका क्या नाम लिखना चाहिए एज पर द फॉर्मेट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड करोगे ना, मतलब तुम तो आज तो डेफिनेटली करने वाले, हमको पता है तुम करोगे। एक बार सम को देख के बनाना, फॉर्मेट देख के, और एक बार बिना देखे बनाना। जब बिना देखे बनाना तब देखना फॉर्मेट ना देखना पड़े, फिर भी तुमको बीच में तुमको फॉर्मेट देखना पड़ेगा, लेकिन वो होगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे जब सेकंड सम बनाओगे, तब तुम आधा से ज्यादा चैप्टर सीख चुके होगे, और अगर ये 2 सम बार नहीं बना के आए तो डेफिनेटली अगला दिन और प्रॉब्लम होगा। तुमको लगेगा 1.5 पेज का सम कैसे बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग में, क्योंकि बैंक ओडी इज अ काइंड ऑफ लोन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से देखो एकमात्र आइटम लेस करते हैं, वो है टैक्स पेड, जिसके बारे में हम लोग ने वर्किंग नोट 1 में निकाला था। कितना आया था टैक्स पेड, 1,65,000। तो 6,60,000 माइनस 1,65,000 विल बी हाउ मच, 5,15,000, 4,95,000, हाँ 4,95,000। तो ये देखो 4,95,000 पॉजिटिव आ रहा है, इसको सीधा आउटर मोस्ट कॉलम में भेज दिए, 4,95,000 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 4,95,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो 4,95,000 पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से सुनो, हमने करंट इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट नहीं माना, तब जाके ऐसा आ रहा है। लेकिन ऐसा बहुत सारा किताब है मार्केट में, जैसे डीके गोयल है, बहुत सारा किताब होगा जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट को लोग करंट एसेट मान रहा है, और यहाँ पे लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। हाँ इसको फॉलो करो ना, अगर यहाँ पे कर दिया एडजस्टमेंट तो सब स्टैंडर्ड है, रॉन्ग नहीं है, बट सब स्टैंडर्ड है। बट क्योंकि देखो करंट इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका मैच्योरिटी 3 महीने के अंदर हो जाएगा, इसलिए उसको सीसी का पार्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद कर लो कि जो भी करंट इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा उसको सीसी का पार्ट मान के चलेंगे, क्लियर। और टीएस ग्रेवल में भी इस तरह से ही कंप्यूटेशन दिया हुआ है। तो ये फिगर पॉजिटिव आया, तो इसके सामने लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
यहां तक का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई डाउट है? 2 मिनट का टाइम देते एक बार क्विक रिकैप कर लो फॉर्मेट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग बना लिए, उसके नीचे हम लोग हेडिंग दे देंगे, उसके नीचे कंटिन्यू करते हुए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो फुल फ्लेजेड है। देखो फुल फ्लेजेड सम्स करने के बाद ना टुकड़ा टुकड़ा सीख सकते हैं, पहले फुल फ्लेजेड सीखते हैं। हो सकता है खाली तुम्हारा इन्वेस्टिंग आ जाए, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछे, खाली फाइनेंसिंग पूछे। बहुत बार तुम्हारा सैंपल पे में भी फुल फ्लेजेड सम दिया है, ठीक है, एक आध एडजस्टमेंट के साथ। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सीबीएसई में देखो कुछ भी हो सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का सम्स करते समय तुम्हारा जो आंख है वो सिर्फ कहां होना चाहिए? बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और तुमको भूल के भी लायबिलिटी साइड नहीं देखना है। जहां तुमने लायबिलिटी साइड देखा सम रॉन्ग हो जाएगा। और एसेट साइड में तुमको करंट एसेट भी बिल्कुल नहीं देखना है, तुमको सिर्फ देखना है नॉन करंट एसेट, एंड थोड़ा बहुत अगर कुछ एडजस्टमेंट में है तो है, नहीं तो छोड़ दो। तो नॉन करंट एसेट ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट में एक मशीनरी अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी सेल भी हुआ है, कुछ परचेज हुआ है कि नहीं नहीं पता, पहले जो दिख रहा है वो बैठा देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो सबको ही एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में तुमको दिख रहा होगा कि मशीन जिसका डब्ल्यूडीवी कितना 40,000, कैसे 40,000? खरीदारी दाम 80,000, आज तक कितना डेप्शन हो गया? 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्शन, तो उसका डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू 40,000। 40,000 का मशीन को 10,000 दाम के ऊपर बेचे प्रॉफिट लगा के, तो कितना में बेचे? 50,000। तो जो दिख रहा है पहले वो बैठा दो, सेल ऑफ मशीनरी या सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी, डायरेक्ट लिख दो सेकंड कॉलम में, कंप्यूटेशन का कॉलम में 50,000 पॉजिटिव, क्योंकि इससे कैश, सेकंड कॉलम में क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो हो रहा है, 50,000 पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को एक मशीनरी का लेजर भी बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 4 में। तो वर्किंग नोट 4 वर्किंग नोट, अब क्या कर सकते, ज्यादा होगा तो यही तो सम्स है। देखो इसी बात का तो मार्क्स है ना, बात तो मार्क्स तो इसी बात का है, और क्या। यही सब स्टूडेंट नहीं बनाता है, बोलता है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। सेल वैल्यू 50 रहेगा, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट। ध्यान रखना, जब प्रॉफिट में सामान बिकता है तो प्रॉफिट का पैसा आता है, पर जब लॉस में बिकता है तो पैसा लॉस वाला एलिमेंट नहीं आता है। क्या हुआ? आ रहे, बना रहे ना, स्टार्ट कर रहे, बता रहे, डेबिट में बैठेगा, ओनली सेल अमाउंट लेते, 40 का मशीन 30 में बिकेगा, 30 लेंगे। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मशीनरी का लेजर बनाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हम यहां पे नेट मेथड को फॉलो करते हुए बना रहे हैं लेजर, ठीक है। तो नेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? नेट वैल्यू लेते हैं, डब्ल्यूडीवी लेते हैं। तो सब कोई चेक करो, 2017 अप्रैल का 1 तारीख ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बुक के हिसाब से दिख रहा है 19 लाख। देखो 20 लाख रुपया जो तुमको दिख रहा है ना ओपनिंग में, वो कॉस्ट है, कॉस्ट। कॉस्ट में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस किया, तो जो 19 लाख दिख रहा है तुम्हारे किताब में तुमको, तुम उसको मार्किंग करके लिख लो, वो डब्ल्यूडीवी है, दैट इज डब्ल्यूडीवी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना? 19 लाख, 19 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहा होगा तुमको, नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो, 19 लाख। और उल्टा तरफ में क्लोजिंग बैलेंस बैठा दो, 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, ये भी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी लेना, बाय बैलेंस सीडी 24 लाख। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 19 लाख, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 24 लाख, क्योंकि हम लोग नेट मेथड से कर रहे हैं, ज्यादा लेजर ना बनाना पड़े।
ग्रॉस से करते बेफालतू का और 2-3 लेजर बढ़ जाता। तो टू बैलेंस बीडी 19 लाख, बाई बैलेंस बीडी 24 लाख। अब ध्यान से देखो, जो मशीन सेल हुआ उसका जर्नल क्या होगा? मशीन को बेचे हैं 50 में, 40 का मशीन 50 में बिका, तो जर्नल क्या होगा? बैंक डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी का लेजर हम लिख देंगे 2018 मार्च 31 बाय बैंक, नीचे डैश दे के लिख देंगे सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स 50,000। बचपन का कहानी याद रखना, लॉस हमेशा लेजर में क्रेडिट में आता था बाई पीएल। लॉस होगा तो बाई पीएल और प्रॉफिट होगा तो टू पीएल। तो यहां पे तो प्रॉफिट हुआ मशीन बेच के, इसलिए प्रॉफिट के लिए 2018 मार्च 31 टू पीएल अकाउंट, मशीन बेच के प्रॉफिट हुआ है कितना? 10,000। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हम लोग वर्किंग नोट बनाए थे 3, निकाले थे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द, ये जो ताजा ताजा डेप्रीशिएशन हुआ था कितना? 1,40,000। डेप्रीशिएशन का जर्नल क्या होता है? डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, डेप्रीशिएशन डेबिट, और डेप्रीशिएशन के कारण मशीन का वैल्यू कम हो जाता है, तो मशीनरी क्रेडिट। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीनरी का लेजर में क्या लिख देंगे? बाय डेप्रीशिएशन। अगर नहीं भी किया हुआ क्लास तो कोई दिक्कत नहीं, आज घर जाकर लेकिन जरूर से 2 बार बनाना। 50% ज्यादा क्लियर हो जाएगा, गारंटी है, लेकिन 2 बार बनाना पड़ेगा। बाय डेप्रीशिएशन 1,40,000। क्या क्या चीज, क्या चीज? नहीं, हम लोग देखो, हम लोग ये जो मशीनरी का लेजर बना रहे हैं ना, ये एक मशीनरी के लिए नहीं है, ये सारा मशीनरीज को मिला के है। और वो जो 40,000 का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो सिर्फ एक मशीन का है जो सेल हुआ। समझ में आ रहा है? ये डब्ल्यूडीवी सारा मशीनरीज को मिला के है, ये डब्ल्यूडीवी सारा मशीनरीज को मिला के है। तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग टोटल वाला लेंगे, ओवरऑल जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अब क्या करेंगे? इस लेजर को करो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करके देखो, बैलेंसिंग तो तुमको बचपन से आता है, क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड ऐड करो, डेबिट साइड का सब माइनस करो, देखो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। कितना? 24 लाख, 25 लाख 40, 25 लाख 90, 25 लाख 90 में 19 लाख 10 माइनस करो, 25 लाख 90, 5 लाख 90, 90 और 90 कितना? हाँ, 5 लाख 40 आ रहा है, 6 लाख 80 आ रहा है। सही, हाँ 6 लाख 80 आ रहा है। तुम लोग सीबीएसई से हो, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। सीबीएसई का स्टूडेंट लोग को कैलकुलेशन पूरा आना चाहिए। तो टू बैंक, नीचे डैश दे के परचेज, बैलेंसिंग फिगर 6,80,000। ये ड्यूरिंग द ईयर जो ताजा ताजा मशीन खरीदे, जिसके बारे में क्वेश्चन में हिडन था, नहीं बताया था। निकाले थे ना डेप्रिसिएशन, देखो ना ताजा ताजा डेप्रिसिएशन। तो ये लेजर बना के हम लोगों ने निकाल लिया, परचेज ऑफ मशीनरी, इसको हम लोग दिखा देंगे मेन सम में। इसको मिटा देते हैं लेजर को। किसका जर्नल? पीएल अकाउंट वाला का। देखो पीएल अकाउंट का जर्नल क्या होता है? क्या होता है देखो, 40 का मशीन 50 में बिका, वो मशीन था 40 का, बिका है 50 में। तो साइड में बता रहे हैं, थोड़ा साइड में आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 50-50 लिखने के लिए हमको तो ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करने के लिए हमको पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल करना पड़ता है, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस था कितना? 40, तो उसको 10 से रेस कर दिए, क्योंकि अगर कोई चीज प्रॉफिट में बिक रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, नहीं समझे? अगर कोई चीज दाम के ऊपर बिक रहा है, 40 का है, वो दाम के ऊपर बिक रहा है, 10,000 ज्यादा में बिक रहा है, मतलब उसका वैल्यू तुरंत 10,000 बढ़ गया, तो काइंड ऑफ मशीनरी टू पीएल। तो पहले मशीनरी टू पीएल हो जाता है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद होता है। नहीं समझे? समझो इस एंट्री को, पहले ये एंट्री हो जाता है मशीनरी टू पीएल, तब ना जाके मशीन 50 का हुआ, तब जाके बैंक टू मशीन 50 लिख सकता है। बैंक टू मशीन 50 लिख सकता है ना। मशीन 40 का था, उसको 10 से रेस किए, रिवैल्यूएशन याद आ रहा है, मशीन का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट होने से मशीन तो बढ़ गया ना। मशीन डेबिट टू पीएल,
तब ना पीएल में आता है। और तब भी ना समझ में आए तो तुम देखो मशीन था कितने का, 40। मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अगर कोई भी चीज हम क्रेडिट में लिख रहे हैं मतलब वो मशीनरी का लेजर से एलिमिनेट हो रहा है, तो मशीन था कितने का, बट एलिमिनेट कितना हो रहा है, 50। तो नेट इफेक्ट दिखाने के लिए एडजस्टमेंट करने के तुमको 10 डेबिट करना पड़ेगा ना, तब तो 40 एडजस्ट होगा। 50 क्रेडिट 10 डेबिट, तो 40 इफेक्ट गया बाहर। इसका क्लब एंट्री होता है बैंक डेबिट, टू मशीनरी, टू पीएल। लॉस होता तो बाई पीएल आ जाता, लॉस होता तो बाई पीएल आ जाता, वही बचपन वाला कहानी। बैंक डेबिट टू मशीनरी, बैंक डेबिट 50, टू मशीनरी 40, टू पीएल 10। ये वाला, हाँ ये परचेज है, हिडन, जिसके बारे में नहीं दिया हुआ था, परचेज है। क्लियर, समझ गए। कर जाके जरूर से बनाना है सम्स। अब तुम ध्यान दो एक बार क्वेश्चन में फिर से देखो। हाँ हाँ, एक बार क्वेश्चन में तुम फिर से देखो। तो इसको बैठा देते हैं मेन सम में, इसको मिटा दें। 6,80,000। ये तो देश होगा। तो लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी और 6,80,000 नेगेटिव। ध्यान से देखो, नॉन करंट एसेट में और कुछ है क्या, नॉन करंट एसेट में एक नॉन करंट एक इंटेंजिबल एसेट दिख रहा है जिसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, गुडविल राइट ऑफ हो चुका है ना, अमोटाइज कर चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गया, मतलब परचेज हुआ कि सेल हुआ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख से 3 लाख हो गया तो परचेज हुआ, परचेज हुआ तो कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ इसलिए उसको नेगेटिव दिखा देंगे। बोलो, और कुछ नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है, बस ये 3 आइटम। क्योंकि परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे तो कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो इसलिए नेगेटिव। तो 6,80,000 और 1 लाख 7,80,000, 7,80,000 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव, मतलब कितना हो जाएगा 7,80,000 और 50 7,30,000, 7,30,000 नेगेटिव, 7,30,000 नेगेटिव, और नेगेटिव आया इसलिए इसके सामने लिख देंगे नेट कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस अब लास्ट बाकी है फाइनेंसिंग, फिर सम्स खत्म हो जाएगा। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखने के बाद उसी के नीचे हेडिंग दे दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते समय हमारा जो आंख है वो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड में होना चाहिए, हमको करंट लायबिलिटी नहीं देखना है। लेकिन इस सम में बैंक ओडी दिया है, करंट लायबिलिटी में तो हम देखेंगे करंट लायबिलिटी की तरफ, मतलब हम बैंक ओडी की तरफ देखेंगे। बैंक ओडी देखो, या शुरुआत से देखते हैं। शेयर कैपिटल देखो, सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना से कितना हो गया, कितना था कितना हो गया, 17 लाख से 19 लाख हो गया। 2 लाख का कंपनी शेयर इशू किया, शेयर इशू किया तो पैसा आया, तो लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और पैसा आया है तो पॉजिटिव दिखाएंगे कंप्यूटेशन वाला कॉलम में 2 लाख। ठीक है, अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं मिलेगा फाइनेंसिंग करते समय, ये भी तुम दिमाग में बैठा लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो, 4 लाख से 5 लाख हो गया, मतलब कंपनी डिवेंचर इशू किया, कंपनी ने 1 लाख रुपया का डिवेंचर इशू किया तो पैसा आया, तो लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम
इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,00,000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पब्लिक से और लोन लिया है, पैसा रेज किया है बाय इशूइंग डिवेंचर्स। इस डिवेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी पे किया था, याद है 60,000। तो वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड बोल के दिखा देंगे यहां पे, फाइनेंसिंग इन नेचर। वहां पे क्यों ऐड किए थे ये कल का क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। वाइल प्रिपेयरिंग पीएल हमने इसको पीएल में ले लिया था, नहीं लेना था क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्योंकि फाइनेंसिंग आइटम है, इसलिए हटाने के वहां पे ऐड और कंसीडर करने के लिए यहां पे दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड कितना 60,000 नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव। इसके अलावा तुम देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर 1,75,000 से 1,70,000 हो गया, तो लिख देंगे रीपेमेंट, चुका दिया हम लोगों ने उधारी, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 5,000 नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने वापस चुका दिया उधार। आउटफ्लो नेगेटिव, हाँ तो नेगेटिव ही होगा ना, कैश का इनफ्लो पॉजिटिव। बस और कुछ नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है, ऐसे तो दिखना ही नहीं है। बस इसको आउटर निकालो, 3,00,000 में 60,000 गया, 2,40,000। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग एडजस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट कर दिए थे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऑल सब कुछ एडजस्ट कर दिए थे ना हम लोग। बैंक कोडी देखो कितना से कितना हो गया, 1,70,000 हो गया, 5,000 चुका दिए, तो 2,35,000 पॉजिटिव आ रहा है। लोन डिफरेंट होता है ना, बैंक लोन डिवेंचर एक ही चीज है सब, एक ही चीज है मोरलेस, ये लोन है। बैंक लोन मतलब लॉन्ग टर्म, बैंक कोडी जनरली शॉर्ट टर्म है तो लोन। अब ये पॉजिटिव है इसलिए इसके सामने लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान से जो बता रहे हो आगे सुनो, अभी जो लिखेंगे वो लिखना मत, ओपनिंग क्लोजिंग सीसीई। तुम लोग क्वेश्चन देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था 40,000, और भूलना मत वो करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग सीसीई का पार्ट मान के चल रहे हैं, तो ओपनिंग सीसीई हम लोग कितना लिखेंगे 2,10,000। नहीं समझे क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है 40,000, और उसी के ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है जो कि सीसी का पार्ट रहने वाला है एज पर द सम, तो ओपनिंग सीसी कितना 2,10,000, एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग है 70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग है 1,40,000, तो 1,40,000 और 70 मिला के 2,10,000। इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर अनचेंज रहा, है ना, ड्यूरिंग द ईयर अनचेंज रहा, कोई चेंज नहीं आया। तुम देखो ओपनिंग सीसीई भी 2,10,000 आया करंट इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद, क्लोजिंग सीसीई भी 2,10,000 आया करंट इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद, मतलब ड्यूरिंग द ईयर सीसीई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आया। और क्योंकि कोई चेंज नहीं आया तो तुम देखो आउटर मोस्ट कॉलम में तुम्हारा 3 आइटम दिख रहा होगा, एक ऑपरेटिंग का अमाउंट, एक इन्वेस्टिंग का अमाउंट और एक फाइनेंसिंग का अमाउंट। इन तीनों को भी एडजस्ट करने के बाद आपस में निल आएगा, मतलब पॉजिटिव वाला ऐड हो जाएगा और नेगेटिव वाला लेस हो जाएगा। तो देखो तीनों को ऐड लेस करके समझ में आ रहा है, हाँ यही है मैच कराने का तरीका। तो फिर तुम्हारे कसम में गलती है कहीं, तो हर सब में ऐसे ही होगा। सीसीई से तुम कंपेयर करोगे, जैसे मान लो ओपनिंग सीसीई तुम्हारा 70,000 है, क्लोजिंग 90,000 है, मतलब तुम्हारा सब करने के बाद ये तीनों को ऐड लेस करने के बाद कितना आना चाहिए 20,000, 70 से 90 हो गया तो 20,000। ओपनिंग सीसी 1,70,000 है, क्लोजिंग 90,000 है, तो तुम्हारा सब करने के बाद कितना आना चाहिए 80,000 नेगेटिव। समझ गए, क्लियर। तो ये सम्स को मैच करने का तरीका है, हम लोग सीसी को कंपेयर करते हैं और पता चल जाता है कि क्या हमारा आंसर आने वाला है।
जितना चेंज इन सीसीई उतना हमारा आंसर। क्या बोले, समझ गए? तुम समझे कि नहीं? पक्का सब कुछ समझ गए? तो तीनों को देखो एडलेस करके नील आ रहा है। ओके, तो ये जो नील आया ना, इसी के सामने बस सम्स खत्म होने वाला है, 2 लाइन और इसके सामने लिख देंगे नेट इंक्रीज दैट इज पॉजिटिव या फिर डिक्रीज दैट इज नेगेटिव। अच्छा, तो वहां तो पॉजिटिव आया ना। देखो जीरो इज नॉट नेगेटिव, जीरो नेगेटिव नहीं होता, तो इंक्रीज जीरो। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बात समझे? लैंग्वेज वही लिखता होता है, नेट इंक्रीज लिखो, हम लोग इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नील, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ब्रैकेट में दिखा देना कि इसमें हम लोग कैश इन हैंड जो 70,000 की 40 था, ओपनिंग 40,000 प्लस 1,70,000, ये जो 1,70,000 लिए ना, ये करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है। मतलब कुल मिला के कितना, 2,10,000, और जीरो में अगर 2,10,000 ऐड करेंगे तो 2,10,000 ही आएगा। हाँ, ये अगर करंट इन्वेस्टमेंट का आपका वैल्यू कम होता है किसी से, तो उसी के अंदर इंक्लूड होता है। लाइक अगर करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 होता तो 40,000 होता, तो 40 प्लस 30 लेते 70 हो जाता। मतलब करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं। क्यों नहीं इंक्लूडेड? इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इसमें क्योंकि कैश एंड कैश में तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, करंट इन्वेस्टमेंट सेपरेटली लिखा है ना वो लोग। क्या नहीं लिखा रहता? तो नहीं होता, तो खाली ये होता, नहीं होता तो नहीं होता, खाली ये होता, तब आंसर भी वैसे बनता। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आज के आज जरूर से इस सम को एक बार देख के बनाना, फिर एक बार बिना देख के बनाना, थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाओगे, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है।